हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि हम सभी एक बड़े क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, एक ग्लोबल पैंडेमिक का टाइम है और आप सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स नहीं जा पा रहे हो, तो प्रॉपर यूजुअल एजुकेशन से आप दूर हो गए हो। तो बच्चों, इसलिए मैंने अपने चैनल पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्लास 11th और 12th इन दोनों का फिजिक्स एनसीईआरटी और उसके बाद कंपटीशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बाद में। अभी एनसीईआरटी बेस बनाकर हमने 11th और 12th का पूरा कवर करने का, और उसी फॉर्म में चलेगा, उसी स्ट्रक्चर में चलेगा जैसा आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है एनसीईआरटी का। तो 11th क्लास का मैं सेकेंड चैप्टर, एक्चुअली चैप्टर 1 लिख दिया है, पर ये है सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी में, बिकॉज चैप्टर 1 वाज फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड भी है तो इम्पोर्टेंट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट एकेडमिकली वो मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करता आपके 11th क्लास में। तो देखेंगे, अगर कभी हुआ तो उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। हम फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 एंड दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो देखो बच्चों, इसमें सुनना ज़्यादा है, और अब इस कोर्स में मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड की है। मैं किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। आई विल नॉट रिपीट एनीथिंग। तो आपके पास वीडियो में जब आप देखोगे तो ऑप्शन होगा, आप पीछे जाकर उसको रिव्यू कर सकते हो और दोबारा। अच्छा, मैं लिखूँगा भी बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड पर, लेकिन जब बोलूँगा, पढ़ा रहा हूँगा, तो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड द थिंग्स आई विल स्पीक मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नोट्स मैं मुंह से बोलूंगा, तो आप ना पॉज कर करके उसको अपने नोटबुक में कॉपी करते रहना। तो 11th क्लास का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट जब स्टार्ट करता हूं, तो उससे पहले एक बात हमें समझना है, फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? तो देखो, एक्चुअली दिस चैप्टर इज नॉट एट ऑल इन एनी कोर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का ये कोर नहीं है, ये नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, बट स्टिल कोई भी चैप्टर फिजिक्स का या पूरी फिजिक्स एज अ होल इस चैप्टर के बिना चल नहीं सकती है, क्योंकि फिजिक्स पूरी डिपेंड करती है या रिवॉल्व अराउंड क्वांटिटीज सारी। आप फिजिक्स की कोई भी डेफिनेशन बोलो, कोई भी लॉज बोलो, कोई भी प्रिंसिपल बोलो, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वांटिटी आती है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी जब भी आएगी तो उसके मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो यूनिट आएगी। तो ये सारी चीज़ें हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के साथ कंसर्न्ड है फिजिक्स के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच all the laws of physics are described are known as physical quantities। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, वो सारी क्वांटिटीज जिसके ऊपर बेस्ड होती हैं या जिसके टर्म्स में हम फिजिक्स के सारे लॉज को डिस्क्राइब करते हैं। अब जो भी लॉज आपने पढ़ा होगा इसके पहले 8th 9th 10th में, मैं कुछ बोलूँ, लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोई भी, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन सब में अगर एनर्जी की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी के टर्म्स में रिवॉल्व कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करता हूं तो वो मोमेंटम में डिफाइंड है। ऐसे ही आप अगर बोलो ग्रेविटेशन का लॉ, तो वो बोलता है कि फोर्स लगेगा दो मास बॉडीज के बीच में, वो डिपेंड करेगा उसके बीच में डिस्टेंस कितना है और उस मासेस कितने हैं दोनों, यानी यहाँ मास आ गया, डिस्टेंस आ गया और फोर्स आ गया। तो ये सारी क्वांटिटीज हैं जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को या प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये सारे क्वांटिटीज कहे जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आ गई, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया, उसके बाद इनको मेजर करना होता है। बिकॉज अब हमें कैसे पता चले कि फिजिकल क्वांटिटी है तो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कितनी छोटी क्वांटिटी है। सो मेजरमेंट इज द की। और कहा जाता है कि इफ यू आर सेइंग समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड, देन यू आर सेइंग एन एब्सर्ड थिंग। अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, तो हम एक बकवास कर रहे होते हैं। एवरीथिंग वी से मस्ट बी मेजरेबल। तो मेजरमेंट का एक प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए हर एक क्वांटिटी पर। मेजरमेंट किए बिना हम एक तो उसकी वैल्यू का पता नहीं कर सकते हैं, दूसरा कंपेयर नहीं कर सकते बिटवीन द क्वांटिटीज। तो अब
मेजरमेंट का तरीका क्या है, मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का क्या है प्रोसेस, तो हम मेजरमेंट को लिखते हैं। यहां देखो यूनिट को एक बात समझेंगे। अब मेजरमेंट कभी भी हम जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें दो पार्ट्स आएगा, एक आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आएगी यूनिट। जैसे मैं, ये लेंथ है, दिस इज अ रॉड एंड इसकी लेंथ सपोज 5 मीटर, तो मैंने लिखा 5 और स्मॉल m, लाइक हियर 5 मीटर। What does it mean? It means 1 meter is defined as an standard, as a standard, internationally accepted standard है 1 मीटर। उसमें कोई भी विवाद नहीं है, 1 मीटर हर कोई मानता है कि कितना होता है। अगर मैं 1 मीटर से कंपेयर करता हूं इस लेंथ को, तो ये 5 बार आता है, इसमें 5 बार 1 मीटर है, यानी 5 टाइम्स है 1 मीटर का। सो वी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट एज 5m, इट मीन्स 5 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर का 5 टाइम्स है तो हम 5 मीटर लिख देते हैं। तो यहाँ दो चीजें आई हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अब ये यूनिट क्या है? सो यूनिट, अ यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब यहां रुककर थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं एक चीज। अब यहां पर बोल दिया हमने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में मानी जाती है बात, पर थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो प्रॉब्लम्स थी बहुत तरीके की। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं था, हमने पढ़ा भी है, MKS, FPS, CGS, ये सब देशों के पास अपनी अपनी यूनिट सिस्टम अलग अलग हुआ करती थी। तो एक प्रॉब्लम तो ये आती थी कि यूनिवर्सल नहीं था कुछ, तो प्रॉब्लम, अभी US का आदमी आया UK में और वो गया पोटैटोज लेने और वो बोलता है कि गिव मी 5 किलोग्राम्स ऑफ पोटैटो। तो UK का आदमी हंसने लगा कि क्या बात कर रहे हो यार, तुम क्या बोल रहे हो? बोला 5 किलोग्राम्स। तो बोला ये भैया ये भाषा नहीं चलती, यहाँ निकल लो यहाँ से। UK का आदमी गया US में, वो बोल रहा है 5 पाउंड दो मुझे टमाटर। तो 5 पाउंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पर, वो हंसने लगा, वहाँ झगड़ा शुरू हो गया। तो एक तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है, यानी यूनिफिकेशन नहीं है। और फर्स्ट चैप्टर अगर मैं पढ़ाया होता तो बताता उसमें, यूनिफिकेशन इज द की इन साइंस। साइंस में यूनिफाइड होनी चाहिए पूरी प्रोसेस, तो यूनिफिकेशन नहीं था। दूसरा, स्टैंडर्ड नहीं था। कई बार जैसे हमारे देश में क्या था, एजुकेशन थोड़ी कम मानी जाती है। अब बहुत ज़्यादा पहले जाएंगे तो ये तो बहुत एजुकेशन का ही देश रहा है, लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई लिखाई यहाँ कम हो पाती थी, तो बहुत फॉर्मल अप्रोच नहीं होता था चीज़ों का। तो शर्ट बनवाना होगा, किसी को कुर्ता सिलवाना होगा, वो गया, दर्जी ने कहा कि सर आप ना 3 मीटर कपड़ा ले आओ मार्केट से। सॉरी, पुराने ज़माने में उन्होंने कहा 5 हाथ कपड़ा लेकर आओ, 5 हाथ कपड़ा लेकर आओ, इसमें आपका कुर्ता पैजामा सिल जाएगा। अब वो मार्केट में गया, दुकान पे कपड़े के, उसने बोला 5 हाथ कपड़ा दे दो। उसने बोला रेट 50 रुपीज़ पर हाथ, एक हाथ का 50 रुपीज़। तो हाथ बोलते थे यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक एक हाथ। तो कपड़ा उसने नापना स्टार्ट कर दिया 5 बार। तो कस्टमर बोलता है रुको, क्योंकि जो शॉपकीपर था ही वॉज 4.5 फीट और कस्टमर था 6.5 फीट। तो अब वहाँ दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। कस्टमर बोलता है कि खरीदना मुझे है, पे तो मैं करूँगा ना, तो मेरे हाथ से मेजरमेंट होगा। और दुकानदार कहता है कि दुकान मेरी है, सामान मैं बेचता हूँ, तो हर किसी को मैं अपने ही हाथ से मेजर करके देता हूँ भाई साहब। अब वहाँ पर दोनों में बहस शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, बिकॉज देयर वॉज नो स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड नहीं था, यूनिफिकेशन नहीं था, इस वजह से प्रॉब्लम्स आती थी। तो बाद में सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर एक टेबल पर आए और एक नया नाम दिया SI, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अब ये बोला गया कि देखो आज से हम जो भी डिफाइन करेंगे वो सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा और स्टैंडर्ड भी होगा, तो उसमें कोई भी कहीं भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो उसको मैं इसके बाद अभी डिस्कस करूंगा क्या क्या उन्होंने बताया। फिलहाल यूनिट की डेफिनेशन हो गई। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 फंडामेंटल, नंबर 2 डिराइव्ड। देखो डेफिनेशन देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, और यहां है विच डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज, तो इसको डिराइव बोलेंगे। अब इसको समझेंगे। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, जिसका किसी दूसरे क्वांटिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल में मैं अपने किचन में पहुंचता हूं। तो बच्चों आप सभी अपने किचन में कितने टाइप के वेजिटेबल्स बनते होंगे, तो ज़रा मम्मी से पूछना
तो एटलीस्ट 20-30 टाइप्स के तो वेजिटेबल्स बनते ही होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई ग्रेवी वाली कोई सूखी सब्जी बन जाती है, तो आलू गोभी है सपोज, तो आलू गोभी के भी 2-3 तरह के 4 तरह के वेराइटीज़ हो सकती हैं। तो मैंने मान लिया 30 टाइप्स के वेजिटेबल्स आपके घर में बन रहे हैं। तो क्या घर में आप किचन में ढूंढो 30 टाइप्स के मसाले अलग अलग पैकेट होते हैं क्या? उस पर लिखा होता है ये आलू गोभी की सूखी सब्जी के लिए है, ये आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी के लिए, ऐसा नहीं होता। इतने सारे डिशेस आप बना पा रहे हो, लेकिन है क्या आपके किचन में कुछ फंडामेंटल मसाले रखे हुए हैं, जैसे जीरा है, धनिया पाउडर है, और काली मिर्च है, लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, ये सारे 10-12 टाइप के आइटम्स रखे हुए हैं। तो डिशेस जब आपको बनानी होती है नई नई, तो आप क्या करते हो, इनका रेशियो चेंज करते रहते हो। किसी में जीरा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, किसी में जीरा डालते ही नहीं है, कुछ और डालते हैं। तो यानी ये जो 8 तरह के या 10 तरह के फंडामेंटल पल्सेस हैं, इनका डिफरेंट रेशियोज में जब आप इसको मिक्स करते हो, तो एक नया फ्लेवर निकल के आ जाता है, और एक नई तरह की मील, नई तरह की डिश हमारे सामने बन जाती है। बट अब जीरा का फ्लेवर इंडिपेंडेंट है, उसका दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। जीरा अपना स्वाद लेकर अपने साथ रहता है। काली मिर्च, उसके पास अपना स्वाद है, कोई लेना देना किसी से नहीं। ऐसे ही ये सारे फंडामेंटल्स अपने अपने टेस्ट, अपने अपने फ्लेवर्स के साथ इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब मैं मिक्स करने लगता हूं इनको, तो वो डिपेंड करेगा किस रेशियो में किसको मिक्स किया है, एक नया फ्लेवर हमारे सामने आ जाता है। तो अब यहां पर ये समझेंगे कि वो सारी क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और जो डिपेंड होती हैं वो होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब मैं देखता हूं इंटरनेशनल सिस्टम ने जब बैठकर बात करनी शुरू की, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किस किस को माना और डिराइव्ड क्वांटिटीज किस किस को माना, और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट क्या होगी, और डिराइव्ड की यूनिट कैसे डिराइव होगी यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये अब मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों, ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये टेबल लर्न कर लेना आप, प्रैक्टिस से अब खुद ही लर्न हो जाता है। क्वांटिटी, इट्स सिंबल एंड यूनिट। तो क्वांटिटी और उसकी यूनिट क्या होती है और कैसे हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। नंबर 1, लेंथ। अब देखो, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी। अब किसी बॉडी का लेंथ है, सपोज दिस इज 5 मीटर, तो इस लेंथ का इसके मास से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है 5 मीटर की तो बॉडी कोई होती है 100 किलो की, कोई होती है 5 किलो की। तो मास का लेंथ से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। दिस इज वाई लेंथ एंड मास ऑल आर इंडिपेंडेंट, एंड दिस इज वाई दीज आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो लेंथ जो यूनिट है, जो लेंथ जो क्वांटिटी है, उसकी यूनिट हुआ करेगी मीटर। मीटर को m से हम डिनोट करेंगे। मास की यूनिट हुआ करेगी किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम की यूनिट हुआ करेगी सेकंड, s से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन, स्टैंडर्ड यूनिट है, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं पर स्टैंडर्ड केल्विन है SI का। K और थीटा से हम इसको डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होगा इसकी यूनिट, और कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा आता है, ये इसको मोल इसकी यूनिट होगी, और MOL से हम इसको डिनोट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला इसकी यूनिट होगी, और CD से हम इसको डिनोट करेंगे। सो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। 2 और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों भी इंडिपेंडेंट होती हैं। तो एक है उसमें प्लेन एंगल, और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जिसको हम रेडियन से, जिसकी यूनिट रेडियन होगी, और RAD उसको हम डिनोट करेंगे। और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन इसकी यूनिट होगी, और SR से हम इसको डिनोट करेंगे। सो दिस इज अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो एक फैक्ट के फॉर्म में हमें याद रखने हैं, और हम इसको फील भी कर लें कि दीज आर ऑल द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर या एनी अदर क्वांटिटी। एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती, सारी इंडिपेंडेंट हैं। अब जब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या चक्कर है? डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन से हुए फिर? तो बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटीज का कोई काउंट नहीं है, बिकॉज इन फिजिक्स ऑल अदर क्वांटिटीज अदर देन दीज 9 आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फिजिक्स में कितनी क्वांटिटीज हैं? सो देयर इज
नॉट अ लिमिट ऑफ द नंबर। यहाँ कोई लिमिट नहीं है कितने क्वांटिटीज है, क्योंकि ईच एंड एवरी पासिंग डे अ न्यू क्वांटिटी इज बीइंग डिफाइंड इन रिसर्च पेपर्स। नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं फिजिक्स में, और हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में नए नए क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा रहा होगा। तो क्वांटिटीज लिमिटेड नहीं है, लेकिन इन 7 और ये दोनों को छोड़कर जो भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। और क्यों होंगी उसको समझे जरा। तो एक क्वांटिटी मैं लेता हूं स्पीड। अब स्पीड को जरा डिफाइन करते हैं। स्पीड को डिफाइन करेंगे तो मैं बोलूंगा एनी पार्टिकल, एनी मूविंग पार्टिकल, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय अ मूविंग पार्टिकल। एक पार्टिकल अगर मोशन में है तो पर यूनिट टाइम वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो अब देखो यहां पर बात फंस रही है कि स्पीड को इंडिपेंडेंट आप नहीं बोल सकते हो। हमें यह देखना पड़ेगा कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, हमें फिर यह देखना पड़ेगा उसमें टाइम कितना लगा है। तो फिर हम करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से निकल के आता है स्पीड। तो स्पीड को हम डिफाइन जब करना चाहें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। अब डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है, क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। ये है डिस्टेंस, यहां से बॉडी यहां गई है तो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, और इसका मतलब क्या है, इनिशियल फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो, ये तो खैर डिस्प्लेसमेंट हो गया, पर पोजीशन को ज्वाइन कर दो, या जो भी पाथ उसने कवर किया है उस पाथ का सारा कुछ आप ऐड करते रहो लेंथ, तो वो बन जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, यानी डिस्टेंस इज लेंथ, और टाइम इज टाइम ओनली। अब देखो लेंथ और टाइम आ गया, लेंथ और टाइम, यानी लेंथ और टाइम मिलाकर डिस्टेंस बनाते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना होता है, लेंथ और टाइम मिलाकर और भी बहुत कुछ क्वांटिटीज बनाएंगी, लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है जिसका नाम है स्पीड, ये लेंथ का 1 पावर और टाइम का -1 पावर नीचे है ना, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -1 ऊपर ले गया, यानी लेंथ का 1 पावर और टाइम का -1 पावर, इन सबको यूज करके इस तरह से हमने एक नई क्वांटिटीज बनाई, तब उसका नाम हुआ स्पीड। अच्छा एक बात फिर से, यही क्वांटिटी इसी तरह से मिलकर लेंथ और -1 का टाइम, ये जरूरी नहीं है कि स्पीड ही बनेगा, ये बहुत सारी दूसरी चीजें भी बन सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्पीड होगा तो यही होगा, लेंथ 1 पावर और टाइम -1 पावर। अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल ले लूं, एक्सीलरेशन, ये चलो मैं सीधा सीधा ले लेता हूं फोर्स, आप समझ लेना अच्छे से। फोर्स की मैं बात करूं तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास तो ये वाला आ गया फंडामेंटल मास इंटू, अब एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा वी क्या है, तो वो ये है लेंथ और टाइम -1, यानी मास इंटू डेल्टा वी को मैं सीधा ये लिखूं लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम और नीचे एक और टाइम है, तो ये हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, यानी मास का 1, लेंथ का 1 और टाइम का -2। कैपिटल टी यूज करता हूं क्योंकि अभी डायमेंशन पढ़ेंगे ना, तो डायमेंशन में कैपिटल टी ही लेते हैं, तो यहां भी कैपिटल टी ले लेते हैं। मास का 1, लेंथ का 1 और टाइम का -2 जब लेके बनाया तो वो क्वांटिटी बन गई एक्सीलरेशन। तो हम देख सकते हैं सारी की सारी क्वांटिटीज, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में, तो सारी की सारी क्वांटिटीज जो इन सब को यूज कर करके बना सकते हैं हम, तो उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो ये बात समझ में आ गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब एक काम करेंगे, देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे बन रही हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही अलग अलग एक्सपोनेंट्स के साथ या अलग अलग पावर्स के साथ यूज करने पर बन रही हैं। तो अब हम एक चीज यहां पर पढ़ेंगे, डायमेंशंस। डायमेंशंस यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां जो सिंबल लिया हुआ है एक्चुअली ये यूनिट का सिंबल है, जिसको हम यूनिट के लिए सिंबल से जैसे 5 मीटर 5 स्मॉल m लिख देते हैं, तो ये तो यूनिट का सिंबल है, लेकिन एक और सिंबल हम यूज करेंगे जो डायमेंशन कहा जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी का, डायमेंशंस। तो यहां पर चलो डायमेंशन जब टॉपिक में आएंगे तब हम उसको देख लेंगे। तो लेंथ को मैंने सपोज L से रिप्रेजेंट कर दिया,
कैपिटल एल। तो अब मैं अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखना चाहूँ तो मुझे m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम, इसको अगर मैं इसी तरह से जैसा अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं, जैसा हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा पीछे, तो पॉलिनोमियल्स जैसा लिखते हैं वैसा ही यहाँ भी लिखेंगे। सीधा सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए, तो वो सीधा सीधा हमें डायरेक्टली दिखा देगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में से कौन कौन सी क्वांटिटी आपने यूज की है और कितने कितने पावर में यूज की है, जिससे वो पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट इज डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, उसको कैसे डील करते हैं, उसके यूजेस क्या क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एरर्स की। तो 3 वीडियो अभी और भी लगेंगे और ये चैप्टर फिनिश होने में। तो आप इन सब चीज़ों पर एक बार विचार करो, सोचो ज़रा, एनालिसिस करो अपने मन में, और बुक्स जो भी तुम्हारे पास हैं उस बुक्स को एक बार रीड आउट करो। और आज इतना ही छोड़ते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा डायमेंशंस की। थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इन सारे वीडियोज़ की ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें और आपको ढूंढना ना पड़े बार बार सर्च करके। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे डायमेंशन के साथ। थैंक यू सो मच।